अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं पलवश शाह महमूद। और नाजरीन, हम लोग 24 नवंबर के हवाले से जो एहतजाज की कॉल दी है पीटीआई ने, उस हवाले से पूरे मुल्क में ही गहमा गहमी है। हर किसी की ज़बान पर 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से ही गुफ्तगू चल रही है। 24 नवंबर के एहतजाज से कबल पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद पुलिस की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। और साथ ही साथ पीटीआई इजलास के एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो अहदाफ हासिल होने तक अपनी जंग जारी रखेगी। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी इजलास के एलामिया में ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास 22 और 23 नवंबर के दरमियान शब हुआ। इजलास में इस बात का भी इआदा किया गया कि तहरीक इंसाफ इस वक्त तक जारी रखेगी अपनी तहरीक जब तक इसके अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते। अहदाफ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर बता दिए गए हैं। 3 मुतालबे पीटीआई की जानिब से रखे गए थे हुकूमत के लिए, जिनके जो है मंजूरी तक ये एहतजाज को मौखर ना करने के हवाले से भी क्लियर अपना एक मौक़िफ़ पीटीआई की जानिब से दे दिया गया है। और मज़ीद कहा गया कि हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं। हुकूमती तैयारियां भी दूसरी जानिब तेज़ हो चुकी हैं। हुकूमत कह रही है कि हम लोग भरपूर तरीके से तैयार हैं, पीटीआई अपना एहतजाज शुरू करे और हम लोग अच्छे से निपट लेंगे। साथ ही साथ अगर पंजाब की या फेडरल की बात की जाए तो दफ़ा 144 नाफिज है कई अजला में। और अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी समहाव तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का क्लियर मौक़िफ़ फ़िलहाल सामने नहीं आया। और साथ ही साथ मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स भी लगाकर मोटरवेज समेत बड़ी शाहराहें हैं वो बंद कर दी गई हैं और बयानात का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से रहनुमा तलाल चौधरी ने यह कहा है कि पीटीआई ने ओहदों का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया है। अपने मफाद की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया है। और बुशरा बीबी का माजी सबके सामने है और बुशरा बीबी पर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। क्या तहरीक इंसाफ अपना कल एक कामयाब एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में कामयाब हो जाएगी या मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त सामने आ सकती हैं? इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ नुसरत वाहिद साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कहाँ तक पहुँची हैं पीटीआई की तैयारियाँ एहतजाज के हवाले से ऑल ओवर द पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी देखें, इस वक्त पीटीआई पूरी की पूरी पाकिस्तान जिसे कहना चाहिए ना, वहाँ से पूरी तैयारी के साथ निकल चुके हैं सब के सब, क्योंकि कल का दिन है और इंशाल्लाह कल तक पहुँच जाएंगे। कुछ लोग तो पहले से इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट 10,000 या मोर देन दैट आ चुके हैं केपी से और पंजाब से, क्योंकि उस दिन उनको पता था बहुत से हर्डल्स होंगे रास्ते में और बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां भी होंगी। तो इस वक्त वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो इंशाल्लाह कल सारे बाहर निकलेंगे। आज भी जिस तरह मुझे पता है कि सिंध से सब लोग आ चुके हैं इस्लामाबाद में, मैं खुद भी इस्लामाबाद में पाई जाती हूँ और बाकी लोग कारवां की सूरत में आ रहे थे। उनका सुना है मैंने कि उनके उसके ऊपर पुलिस का रेड हुआ है और काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिससे हलीमा जो शेख ने कफन बांधा है अपने सर पे और उनका है कि हम सब कफन बांध के निकलें और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे। और जो भी जिस किस्म के भी हालात हों, हमने डी चौक पहुँचना है, यानी इस्लामाबाद पहुँचना है। तो तैयारी पूरी है। बलूचिस्तान के भी नौजवान वहाँ से निकले हुए हैं, आज ही वो निकले हैं सारे, इंशाल्लाह कल पहुँच जाएंगे। तो ये एक्चुअली जवानों की जंग है इस वक्त। और आपको पता है स्टूडेंट्स और जवान बच्चे जो है वो अपने उससे किए से फिरते नहीं है। जब उन्होंने एक अहद कर लिया है, एक वादा कर लिया है कि वो पीटीआई के साथ हैं, पीटीआई का साथ निभाएंगे, उस वक्त तक जब तक के उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। और हमारे मुतालबात कोई ऐसे नाजायज़ भी नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि कोई ऐसी बात मांग ली है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमारा मैंडेट दे दो या नए इलेक्शन दे दो और जो सियासी बेगुनाह कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए, इंक्लूडिंग खान साहब। अब जबकि वो सारे मुकदमों से बरी हो चुके थे और उनकी रिहाई बिल्कुल ऐन जिसे कहते हैं ना लबे-बाम थी, तो उनको और मुकदमा में फंसा लिया गया। ये तो राना सनाउल्लाह पहले कह ही चुके थे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो उनके मुकदमे खत्म हो जाए, हम नए मुकदमे कर देंगे। तो इस जिस मुल्क में लॉ की ये हालत हो, वहाँ पे कोई क्या कर सकता है, मुझे बताइए।
वहाँ पे सिर्फ नुसरत प्रोटेस्ट ही साहिबा, कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। आज भी 200 से ज़्यादा इस्लामाबाद में कारकुनान को गिरफ्तार किया जी गया जी है एहतजाज से डरते हुए। आप बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से क्या लाहे अमल तरतीब दिया गया है? अगर मज़ीद कारकुनान या सियासी क़यादत को, अगर सियासी नहीं सॉरी पीटीआई की सीनियर क़यादत को गिरफ्तारी अगर अमल में लाई जाती है तो क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? आपके पास बैकअप प्लान क्या है? देखिए, अगर इस दफा हम लोगों ने बहुत प्लान से सब कुछ किया है। अगर मेन लीडरशिप जो सामने होगी, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसके बाद सेकंड लीडरशिप तैयार होगी, और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर तीसरी और चौथी। इस तरह बाकायदगी से तैयारी कर ली गई है कि ये नहीं होगा कि एक बंदा लीड कर रहा है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो लीड कर रहे होंगे। और खुदा न खास्ता अगर कोई एक गिरफ्तार हो जाता है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर कोई बीच में से निकल जाता है तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये आखिरी है, बिल्कुल हमारी तरफ से ये आखिरी कॉल है। इस पे हुकूमत को अमल करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमारे ज़माने में जब हम लोग हुकूमत में थे तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की थी, और बल्कि उनको खान साहब ने ऑफर किया था कि मैं रज़ाई और कंबल भी आपको भेजने के लिए तैयार हूँ, मैं खाना भी भेजने के लिए तैयार हूँ, आप लोग जितने दिन करना चाहते हैं प्रोटेस्ट करें और फिर चले जाएंगे। इसी तरह बिलावल साहब से तशरीफ लाए यहाँ पे महंगाई के नाम के ऊपर, तो वो गाड़ियाँ टेंटेड गाड़ियाँ लेके आए थे जिसमें डॉलर भरे पड़े थे, और फिर हमने देखा कि सिंध हाउस में किस तरह मंडी लगी और किस तरह लोगों को खरीदा गया। तो हम तो कुछ नहीं कहते थे, ये एक जमहूरी प्रोसेस होता है, जो अगर अपोजिशन समझ रही है कि हुकूमत कुछ गलत कर रही है तो उनको पूरा पूरा हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, जलसे करें, जुलूस करें। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको पकड़ पकड़ के इतना मारें कि इंसान जानवर को भी नहीं इस तरह मारता, कि इंसान से बेहाल कर दिया जाए उससे कि वो किसी को पहचानने के काबिल ना रहे, या अगर जिंदा बच जाए तो वो उस हालत में हो कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी हो। मतलब आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमें पता है कि जब किसी को चोट लगती है तो वो किस तरह लगती है। गोश्त पोश के जिस्म के ऊपर आप इतना तशद्दुद करें जितना आप सह सकें, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंडिया से रॉक एजेंट्स आ गए जिनको गिरफ्तार करना है, उन्होंने ये मारना है, या इसराइली आ गए हैं हमारे पास। वाई दिस मच? हम दुश्मन नहीं हैं, इस मुल्क के हम लोग दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम आए जिससे हर एक को आज़ादी मिले, कि वो आराम से अपनी तालीम मुकम्मल करे, उसको अच्छी जॉब्स मिले, उसको खाने को ठीक से मिल रहा हो। ये ना हो कि एक वक्त का खाना मिल जाए और 2 दिन वो इंतजार करे कि अगला खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन से निकालने के लिए जाहिर है जो प्रेजेंट हुकूमत है उसी को सारे इकदाम उठाने होंगे। अपोजिशन में वो तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, नुसरत साहिबा साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे, कल एक अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत में, पीटीआई की जानिब से एहतजाज की क्लियर कॉल दे दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि फ़ाइनल कॉल होगी। आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है, क्या तैयारियाँ की गई हैं पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से एहतजाज से निपटने के लिए? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये आपने की, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ना तो कैबिनेट का हिस्सा है ना हुकूमत का हिस्सा है। बिल्कुल हम ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, लेकिन इस वक्त इसलिए बैठे थे कि पाकिस्तान को जिस माशी क्राइसिस का सामना था, जिस तरह पाकिस्तान को आलमी सतह पे खारजा पॉलिसी में तन्हाई का सामना था, जिस तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ खुदा न खास्ता जा रहा था, जो दुश्मनों की ख्वाहिश थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें पाकिस्तान को निकालने में बड़ी हद तक कामयाब हुए। और हम नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी अदम इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी बदतरीन डिफॉल्ट से या इस तरह के बहरान से गुजरे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के लिए सियासत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इससे भी बदतरीन दौर आया। सबने देखा कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि 11 साल का जो जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसमें एक मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत को गिरा के ना सिर्फ तख्ता उठा गया बल्कि उसे तख्ते-दार तक पहुंचा दिया गया। उनके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया। मरहुमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के ऊपर लाठियां बरसाई गई। 70,000 से जायद वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगाए। लेकिन आपने देखा कि ना तो हमने इदारों पे हमला किया, ना छुड़ाने के लिए अपने लीडर को हमने इस्लामाबाद में पहुंच के इदारों पे हमला किया, ना ही हमने कोई इस तरह कॉल दी। हाँ, बिल्कुल हमारे वर्कर्स ने खुदसोजी की
हुकूमत के खिलाफ जो है हमने एहतजाज किए, हमने प्रेस क्लबों पे एहतजाज किए, जहां होता है एहतजाज हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, आइन आइन इसकी इजाजत देता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। आप ना तो कानून को हाथ में लेते हैं, ना पुलिस वालों को शहीद करते हैं, ना लॉ इन्फोर्सेस के इदारों को शहीद करते हैं, ना ही आप ये हुक्म देते हैं कि जी पाकिस्तान को जो है डिफॉल्ट होने दिया जाए, पाकिस्तान को कर्जे ना दिए जाए। आप दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई का सबब नहीं बनते, बल्कि आप ये कोशिश करते हैं घर की बात घर में रहे। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, बाहर गए, लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है और हम सब एक हैं पाकिस्तान के लिए। तो हमेशा पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, बिल्कुल एहतजाज करें, लेकिन ये नहीं कि आप पुलिस वालों को, लॉ इन्फोर्सेस के जो इदारे हैं उनको शहीद करें, उन पे हमला करें। आपने देखा कि 9 मई को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब भी ये निकले इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। आप पूरा हम एहतजाज करें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसा भी ये फरमा रही थी मौसूफा कि वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले, कराची से लेके निकले, जब हम इस्लामाबाद तो रास्ते में एक कहीं ना तो हमने ट्रैफिक ब्लॉक की, ना ही किसी चीज पे हमला किया, ना कोई गमला तोड़ा, पुरअमन तरीके से पहुंचे थे। और जब इस्लामाबाद पहुंचे तो सारे कंटेनर लगा के पूरा इस्लामाबाद बंद था। बड़ी मुश्किलों से इजाजत मिली, जब मिली भी तो एक लिमिट बताई कि डी चौक से आगे नहीं बढ़ सकते। सारे रास्ते इसी तरह बंद थे जैसे आज कंटेनर लगा के बंद। ये कंटेनर लगाने की रिवायत भी इन्होंने डाली कि पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते थे। ये कहते हैं हमारे दौर में नहीं हुआ, इनके दौर में जो जुल्म बर्बरियत की मिसाल कायम हुई है, उस वक्त भी हम जब डी चौक पहुंचे तो पुरअमन तरीके से मुंतशिर हुए, और जो हमारा कानूनी लीगल राइट था, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराया। हमने ये नहीं किया कि असेंबली से निकाल के किसी को फेंक दिया हो, ऐवान सदर से निकाल के फेंक दिया हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस से। हाँ, जो डेमोक्रेटिक तरीका अंदाज था वो अपनाया। अब ये बात करी थी, ये डॉलरों से भरे हुए, रुपयों से भरे हुए थे। आप बता दें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमने किसको खरीदा, किससे वोट लिया? आपके अपने मुनहरिफ लोग थे जो साइड पे बैठ गए। आपकी अपनी पॉलिसियों से आज भी बहुत से मुनहरिफ है। जब सब कुछ सही था, जब सेनेट के अंदर 63 को उठा के 34 में बदल दिया गया था, जब अक्सरियत को हरा दिया था, जब कहते थे कि जमीन का फैसला है, और उस वक्त जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को केसेस को एक शख्स की ख्वाहिश पे पिंडी मुंतकिल किया गया, बख्तरबंद गाड़ी में बैठा के हमारी पूरी लीडरशिप को, अदी फरियाल तालपुर साहिबा को, हम सबको जेलों में बंद किया गया। उस वक्त अब मेरी बात सुनने दें, उस वक्त जो सहाफियों के ऊपर जुल्म था, जो मीडिया के ऊपर था, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, हम यही कहते थे इतना जुल्म करो, बर्दाश्त कर सको। हम तो आज भी कंडेम करते हैं, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हक में नहीं है, लेकिन जो इनके दौर में जुल्म बर्बरियत की गई, यकीनन शाहिदा साहिबा, जुल्म बर्बरियत सबने ही अपने दौर में देखी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या कोई मुज़ाकरात मुतवक्के हैं हुकूमत से आप लोगों के? हुकूमत इस हवाले से भी ज़रा खौफज़दा नज़र आती है कि 9 मई को कहीं रिपीट ना कर दिया जाए। 9 मई में एक अच्छा खासा हंगामा हुआ था, पाकिस्तान की जो हमारी अफवाज है उनकी जो है वो जितने भी मुजस्समे हैं उन सबको भी जलाया गया था, तोड़ फोड़ की गई थी। इस डर से जो है, इस डर की वजह से आपको इजाज़त नहीं दी जा रही थी पीटीआई को एहतजाज की। आप क्या समझती हैं, 9 मई को रिपीट तो नहीं किया जाएगा? साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, कहाँ तक पहुँचे? देखिए, मुज़ाकरात तो बैकडोर हो रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन खान साहब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो मेरे 3 मुतालबात हैं उनको तस्लीम कर लें, आप हम ख़त्म कर देते हैं चीज़। लेकिन वहाँ पे तो इस बात को माना ही नहीं जा रहा ना। जब माना नहीं जा रहा तो फिर किस तरह हम अपनी उसको ख़त्म करें? जहाँ तक 9 मई की बात है तो देखिए, 9 मई को मैं समझती हूँ 9 मई के जो किया गया है वो एक्चुअली 911 था। 911 को आपको पता है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए वो चीज़ की गई थी, रिमोट कंट्रोल जहाज से। अब सारे प्रूफ आ चुके। इसी तरह 9 मई को आप देखें कि कैंट एरिया में आप जमान पार्क से शुरू हुए और कैंट एरिया तक जाते हुए रास्ते में कोई हर्डल नहीं है। ये हो सकता है कि हम कैंट एरिया में बगैर इसके घुस जाएं। मैं खुद कैंट एरिया से हूँ, मुझे पता है कि हम बैरियर पे रुकते हैं और वहाँ रुक के अपना नाम, जिस घर में जा रहे हैं उसका एड्रेस, अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ पे जमा कराते हैं ताकि वापसी पे वो ले सकें। आप यकीन कीजिए, वहाँ से लेके वहाँ तक ना कोई पुलिस वाला था, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई फौजी था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एंड तक बिल्कुल खाली। और ये लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो आपको पता है कि पहले से कारें टूटी हुई थी, पहले से आग लगी हुई थी, पहले से सारा
तबाही मची हुई थी, जबकि डॉक्टर यास्मीन बार बार मना कर रही थी कि अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। अब जो सीसीटीवी फुटेज आई हैं उसके बारे में, 9 मई के बारे में, वो आपको पता है हम सब 100 दफा देख चुके हैं। वो कोई इसमें ऐसी अचंभे वाली चीज नहीं है। ठीक है नुसरत साहिबा, आपने कहा कि मुज़ाकरात बैकडोर इस वक्त जारी हैं। बैकडोर किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? हुकूमत की जानिब से कौन से ऐसे लोग हैं जो मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं? प्लस आप लोगों के जो मुतालबात हैं, मैं चाहूँगी एक बार फिर से उनको रिपीट कर दें। देखिए, एक तो 26वीं तरमीम को वापस लेने को कहा गया है, दूसरा हमारे जो सियासी बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहाई के लिए कहा गया है, और हमारा मैंडेट हमें वापस करने को कहा गया है। और अगर मैंडेट वापस नहीं होता तो इलेक्शन, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं और साफ सुथरे इलेक्शन, उस तरह 8 फरवरी की तरह के इलेक्शन ना हो कि 5 बजे तक हम जीत रहे हैं, 180 सीटें हम जीत चुके हैं और अचानक फिर उसके बाद वो रोक दिया जाता है और सुबह जो लोग हारे हुए अपने अपने घरों को चले जाते हैं, अपने ऑफिस की लाइट्स ऑफ करके घरों को जा चुके होते हैं, और फिर उनको समझ आती है ये क्या हो गया, हमने तो हर तरह से इनको खत्म करने की कोशिश की, हमने निशान ले लिया, हमने इनके जो कैंडिडेट हैं उनको किसी को मारा, किसी को कैद किया, किसी को कुछ किया, उनके प्रपोजर और सेकेंडर को बेइंतहा खौफजदा किया गया। एक एक बंदा कोई 9 किस्म के वो फॉर्म लेके उनको फिल करके, और वो हाथ में फिरता था कि एक अगर छीन गया तो दूसरा जमा करा देंगे, दूसरा। उन हालात में, और जब हमें आलू, गोभी, गाजर और जूते और पता नहीं क्या, किस किस छतरी, किस किस किस्म के निशान दिए गए, और उसके बावजूद लोग चूंकि इतने ज्यादा उसमें थे कि हमने पीटीआई को वापस लाना है, 180 सीट्स हम जीत चुके थे। और फिर आपको पता है डॉक्टर यास्मीन की जो लीड थी वो 70,000 से ऊपर की थी, उस पर नवाज शरीफ को जिता दिया गया। इसी तरह बाकी तमाम लोग जो फॉर्म 47 वाले सब असेंबली में बैठे हैं और बहुत बढ़ बढ़ के जमहूरियत के आप समझेंगे चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि आपने अल्लाह के नाम के नीचे गलत हलफ लिया है, झूठ बोला है, आपका अंजाम क्या होगा किसी को इस बात का एहसास नहीं है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ यही नहीं है कि 8 साल, 10 साल, 20 साल आप हुकूमत में गुजार लेंगे और आप समझेंगे कि आप जितना मर्जी पाकिस्तान को लूट के सारा पैसा बाहर ले जाके जमा करवा देंगे और आप समझेंगे कि आप अय्याशी की जिंदगी गुजार लेंगे। तो वो अय्याशी जो होगी ना, वो नुसरत साहिबा, जो आपने अभी इल्जामात लगाए कि जिस तरह इस जितवाया गया नून लीग को, आपकी जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये इल्जामात तो 2018 में भी देखने को मिले। आप नहीं समझती कि ये इल्जामात का सिलसिला तो कंटिन्यू रहेगा? इनको रिजॉल्व करने के लिए तमाम जमातों को बैठना चाहिए। 180 सीटें और ये 18 का जो आप कह रही हैं, वहां पे जो आरटीएस बंद हुई थी, आपको पता है पंजाब से हुकूमत को कम से कम 7 से 8 सीटें दी गई थी, हुकूमत के लिए, सॉरी, नून लीग को, और हमारे लोगों को हराया गया था जान के। आपको याद है ख्वाजा आरिफ ने रोते रोते फोन किया था बाजवा को कि मैं हार रहा हूँ, तो उनको फिर वहां से जिताया गया था। इसी तरह और बहुत से लोग थे। हम लोगों ने कभी भी बेईमानी से और इस तरह से हुकूमत में आने की कोशिश नहीं की। हर बंदा आप देख लें कि कितने लोगों ने कहा है कि हम हारे हुए थे, हम हारे हुए थे। कुछ लोगों ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं बैठेंगे असेंबली में, हम हार चुके थे। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ ये जो ढिठाई है ना, ये अल्लाह को इंतहाई शदीद नापसंद है। क्यों नहीं ये सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं? ये पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से नेमत था, 27 रमजान को मिला था। हमें तो अल्लाह की इतना शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें बगैर किसी। ठीक है नुसरत साहिबा, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया है। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त यकीनन मुल्की सियासत पे एक मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। 9 मई के हवाले से अगर देखा जाए तो तब भी यकीनन मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजरा था। तो क्या पीपल्स पार्टी अभी भी सियासत में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पीपल्स पार्टी का रोल है, क्या अभी भी वो हुकूमत का हिस्सा शराकतदार बनेगी इस मुश्किल वक्त में? हुकूमत के साथ वो रहेगी, अपना ख़ुद को स्टैंड आउट करेगी? और साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात करें तो नुसरत वाहिद साहिबा ने कहा कि मुज़ाकरात बैकडोर चल रही है। आपकी नॉलेज में है मुज़ाकरात के हवाले से कोई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी नॉलेज में नहीं है। मुज़ाकरात बिल्कुल सियासत में होने चाहिए और खुलकर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जब मुज़ाकरात किए पीएमएलएन के साथ, मिसाक़ जमहूरियत किया, तो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात इस तरह होते हैं, चोरी छुपे नहीं होते। जिस तरह अभी ये फरमा रही थी कि 2018 में, तो इनसे पूछे इनका ज़मीर क्या गवारा करता था। वो हुकूमत थी
जो हारे हुए घरों में जाके सो गए थे, इनके अपने मेंबरान्स कहते थे हम तो बदतरीन हार गए थे, हमें हमें इख्तिदार जबरदस्ती दिया गया। तो फिर उस वक्त जिस तरह पार्टी से वफादारियां तब्दील कराई थी, जिस तरह जनरल फेज और तमाम इदारे जो है एक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों के साथ जो जोर जबरदस्ती की गई, जिस तरीके से लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह लोगों की पार्टी वफादारियां तब्दील की गई, वो ठीक था। सेनेट के इलेक्शन याद होंगे, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन याद होंगे, ये सारा कुछ इनके दौर में होता रहा। इन्होंने तो बदतरीन पाकिस्तान को बदतरीन हालात की तरफ धकेला। इनका 9 मई का जो वाकया है बदतरीन है। अब इनकी वीडियो भी मौजूद है, इनके लोग कह रहे हैं आओ हमला करो, लूट लो, और वो सारी वीडियोस मौजूद हैं कि जो इनके लोग लूट लूट कर जा रहे थे, आग लगा रहे थे हमारी जो पाक फोर्सेस के हमारे शौदाओं की जो यादगारें हैं उनको जिस तरीके से तोड़ा गया, ये सब कुछ सारी वीडियोस मौजूद है। मैं तो कहती हूँ अब तक अदालतों ने इनको अब तक सजाएं दे देनी चाहिए थी, जो नहीं दी तो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज ये बात करते हैं जी री इलेक्शन कैसे हो? जब 2018 में हुआ था, जब हम अपोजिशन की डिमांड थी, तो उस वक्त तो री इलेक्शन की ये बात नहीं करते थे, कहते थे जी नेगोशिएशन करें। जब नेगोशिएशन की कमेटी बनी, आपस में मुज़ाकरात की, जब भी ये उससे भाग गए और उसकी दूसरी मीटिंग नहीं होने दी, तो अब आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी कभी भी जमहूरियत को डिरेल होने का हिस्सा नहीं बनेगी। ये मिसाके जमहूरियत में जो तय था वो तय है। हम किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। हाँ बिल्कुल, अगर तब्दीली लानी है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑप्शन था, हमने उसको इस्तेमाल किया और किया, लेकिन इनमें सियासी समझबूझ नहीं है, इनके अंदर कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं है। आप खुद सोचें कि जब हमने इंतखाबात खत्म हुए और जब नताइज आए, तो जहां जहां ये जीते वहां वही इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा था, केपीके में इनकी हुकूमत बन गई, वाज़े तौर पे एक बड़ी अपोजिशन बनी, लेकिन इनकी ये बदकिस्मती है कि ये हार को किसी सूरत में कबूल नहीं करते। ये अमीरुल मोमिनीन बनने का जो ख्वाब देख रहे थे कि हमेशा ये अमीरुल मोमिनीन रहेंगे और किसी किस्म की कोई अपोजिशन नहीं रहेगी, सब चोर डाकू रहेंगे। ये चोरी डाके इतने बड़े बड़े इन्होंने अपने दौर में डाले। चीनी का स्कैंडल इनके दौर में आया, रिंग रोड का स्कैंडल इनके दौर में आया, इनके दौर में वीट स्कैंडल आया, इनके दौर के अंदर जो तहाइफ मिले वो तक बेच के ये खा गए। तो इनसे किस चीज की उम्मीद ली जा सकती? ये तो पाकिस्तान के इतने बड़े दुश्मन है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल लॉबिंग हायर किए। फिर वहां पे यूएस के अंदर, दुनिया भर के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहां लेटर लिखेंगे पाकिस्तान को जो है वो इमदाद ना दी जाए, पाकिस्तान को सपोर्ट ना किया जाए। तो इनसे बड़ी क्या दुश्मनी है? और फिर आप जब ये सड़कों पे निकलेंगे तो इनसे क्या बईद है? आप देख लेंगे पिछली दफा भी जब ये आए तो पुलिस वाले शहीद हुए, कितने जख्मी हुए और किस तरीके से इन्होंने अटैक किया। ये तो किसी मतलब ये नहीं होता कि आप इदारों पे हमला करें, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, झूठे केस हैं, अदालतों में साबित होंगे कि वो सच्चे हैं झूठे। आपने देखा सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास 11 साल 13 साल केसेस चले, लेकिन वो अदालतों को फेस किया, हमले नहीं किए इस तरह हमने जाके कि हम अपनी पाकिस्तान की मईशत को मफलूज कर दें, पाकिस्तान को मफलूज कर दें कि कोई नकलो हरकत ना हो। जाहिर है हुकूमत का काम है कि अपने लोगों को यकीनन जो है हुकूमत वो का काम है प्रोटेक्शन दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शाहिदा साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ 10 लोगों को जो 9 मई से रिलेटेड थे, मुंसलिक थे, उनको सजाएं दी गई हैं। मज़ीद इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आप क्या समझती हैं कि ताहाल हुकूमत कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रही है जिससे बानी PTI तक डायरेक्ट पहुंचा जा सके? क्योंकि 9 मई अगर हुआ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड तो बानी PTI थे। देखिए, हुकूमत का काम नहीं होता कि वो सजाएं दें, ये काम होता है अदालतों का। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अदालतों ने जस्टिस जो है वो फौरी तौर पे कभी भी नहीं प्रोवाइड किया। आप देखें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्ता गुनाह में फांसी पे लटका दिया गया और उनको इंसाफ मिलने में एक आपको देखा कि 50 साल से जायद का अरसा लगा। और वो भी मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस फायजीसा को कि जिन्होंने उस केस को सुना। इसी तरह मोहतरमा शहीद को शहीद कर दिया गया, एक पाकिस्तान की लिए एक ऑनर थी, पाकिस्तान की लीडर थी, जिनको दुनिया भर में वो पाकिस्तान की शनाख्त का बाइस बनी। उनको जब शहीद कर दिया गया तो आज तक हमने देखा कि उनके केसेस को नहीं सुना जा रहा और उनका इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी तरह और बहुत सारे केसेस हैं, आप देख लें कि वो अदालतों में लाखों के करीब केसेस हैं जो मुंतजिर हैं और इंसाफ नहीं मिलता। तो ये तो हमारे यहाँ अदलिया का मसला है कि वो केसेस को सुनने में जो नहीं सुनना होता उसको तो फौरी तौर पे लगा के सुन लिया जाता है जहाँ उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन जो इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे आपको फौरी तौर पे सजाएं देनी है, लाखों लोग जो हैं इंसाफ के मुंतजिर हैं, ये अदलिया का काम होता है। ठीक।
अच्छा शाहिदा साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये वक्त ऐसा है कि PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी है, आप क्या समझती हैं कि बिलावल भुट्टो इस वक्त हुकूमत पर अपना कितना प्रेशर डेवलप कर सकते हैं अपनी कोई बात मनवाने के लिए, क्योंकि ये यकीनन हुकूमत पे एक मुश्किल वक्त है और हुकूमत तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं वीक भी नज़र आ रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं की, हमने हमेशा असूलों की सियासत की है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर कोई बात हुकूमत से करते हैं तो असूली तौर पे बैठ के करते हैं। जब भी हमें कोई शिकवा शिकायत होता है हम बैठ के करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ कमेटी बनी है जो हुकूमत से निगोशिएशन करेगी, क्योंकि हुकूमत ने जो हमसे वादे किए थे वो अभी तक उसको काफी हद उन्होंने पूरे नहीं किए, बल्कि बिल्कुल भी नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल फ्लड के हवाले से, फ्लड रिलीफ में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसे फॉरेन मिनिस्टर मेहनत की दिन रात और दुनिया को कन्विंस किया, लेकर आए दुनिया भर की। आपने देखा कि UN के जनरल सेक्रेटरी को लेकर आए, उसके बाद तमाम मुल्कों के एम्बेसडर्स को लेकर आए और दिखाया कि इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान किस तरह सफर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम आप को इतने घर बना के देंगे, इतनी फंडिंग देंगे, लेकिन उन्होंने उसमें भी कट लगा दिया, पैसे नहीं दिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। इसी तरह जो हमारे सूबाई इश्यूज हैं, जो हमारे MNA MPS के इश्यूज हैं, हमें किसी किस्म का जो है जो वादे किए थे वो उसमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। एज ए MNA हम पंजाब के MNAs बड़ा सफ़र कर रहे हैं और उनको यकीनन आप पंजाब के MNAs भी सफ़र कर रहे हैं। शाहिदा साहिबा, क्या वजह है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी को सीरियस इस वक्त नहीं ले रही? क्योंकि अभी बजट की अगर बात करें तो बजट में भी पीपल्स पार्टी को कम्प्लीटली निगलेक्ट किया गया हुकूमत की जानिब से। क्या वजूहात हैं? क्या ये नाराज़गी ताहाल जारी है या फिर कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये हमेशा PMLN का मसला रहा कि ये वादा करते हैं पूरा नहीं करते। 2014 में जब धरना हुआ और उस वक्त हुकूमत को शदीद खतरात थे, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बढ़ के इंतहाई सियासी बसीरत के साथ हुकूमत को सपोर्ट की और चाहा कि इसको हम जो है इसमें किसी तरह से जमहूरियत को डिरेल ना होने दें। और उसके बाद आपने देखा कि 2018 में भी हमने ही आगे बढ़ के उस वक्त जमहूरियत को बचाया। और अब भी जो कुछ हुआ बजट में भी हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने भरपूर तौर पे कोशिश की और अपना इजहार भी किया और हुकूमत ने वादा भी किया और हमने फिर हुकूमत का साथ दिया कि इस वक्त बजट है और पाकिस्तान को जिन माशी क्राइसिस का सामना है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान उस पर सफ़र करे। लेकिन हुकूमत हस्बे रिवायत, हस्बे आदत आज भी अपने तमाम वादों को मुकम्मल करने में नाकाम है। यही वजह है कि चेयरमैन साहब ने एक जमहूरी अंदाज से एक कमेटी बनाई और कहा कि हुकूमत के साथ जो है नेगोशिएशन की जाए। ठीक है शाहिदा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। अली अकबर गुज्जर साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना वक्त दिया। आप बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं पंजाब में इस वक्त एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की? और सुना है काफ़ी अजला में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है, साथ ही साथ आज इस्लामाबाद में बहुत सारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। अली अकबर साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने कहा कि तो बहुत शुक्रिया आपका जी। लेकिन आपको पता है कि हुकूमत की जो रिट कायम करनी होती है, हम किसी को भी ऐसे लोगों को कानून और आइन के खिलाफ जो काम करेंगे, लेकिन ये एहतजाज करना सबका हक है कि आप एहतजाज करें और जमहूरी तरीके से करें और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए आप अपनी बात करें। लेकिन ये इंतशार फैलाने की किसी को भी हम वो नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे कि वो इंतशार फैलाएं और मुल्क के मामलात को डिटेल करें। तो हुकूमत वक्त ने, सारे सूबाई हुकूमतों ने, सब ने इस के बारे में जो अपनी अपनी हिकमत अमली मरतब कर लिया कि कोई भी शय पसंद आदमी होगा, कोई भी आपको पता है कि वो अभी भी वो थ्रेट अलर्ट जो है ना जारी हो गया है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी बताया कि जनकों की रिपोर्टें हैं अफगानिस्तान से कुछ दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में आए हुए, तो वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामलात को खराब किया जाए और पूरी मामला तो आप भी बेहतर समझती हैं, पूरे कौम समझ रही है। और इस हालात में मुल्क किस हालात में गुजरा और इन्होंने ये इस चक्कर में लगे हुए हैं KPK में हालात कितने खराब हो रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या है। और इन्हीं दिनों में फिर आप अगर आपने जमहूरियत की लड़ाई लड़नी है, कानून और आइन की लड़नी, तो फिर उसका रास्ता भी एक जमहूरी और आइनी और कानूनी रास्ते हैं आपके पास। ठीक, अगर आप जिस तरह आप आइनी और कानूनी जोर पे, सॉरी मैं बात कंप्लीट कर दूं, अगर आप जोर जबरदस्ती और ताकत के जोर पर फैसले करवाने की कोशिश करें तो ऐसा कभी भी नहीं होता। सोसाइटी में वो चीजें फिर खराब होती हैं। तो ये नहीं होगा। 9 मई के वाकयात को हम दोबारा दोहराने नहीं देंगे
احتجاج کرنا ہے, آپ نے اپنی بات کرنی ہے, تو اس کے جو متعلقہ فورم ہے وہاں پہ آپ کو بات کرنی چاہیے. یہ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ کو اپنا احتجاج کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, لیکن آپ یہ پہلے تھریٹ دے رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے بانی کو رہا کیا جائے اور ہماری باتیں ساری مانی جائیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے. حکومت وقت نے اپنے طریقے سے ساری چیزیں ہم نے پورا ارینج کیا ہوا ہے. کوئی بھی اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو قانون اس کے خلاف پوری کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے. علی اکبر صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت حکومت تو پوری طرح سے تیار ہے, پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے, چند گھنٹے باقی ہیں. مذاکرات کے حوالے سے بتائیے گا, کیا مذاکرات کے ذریعے ان تمام تر معاملات کو حل کرنے کی طرف حکومت توجہ دے رہی ہے کیا کل تک, کیونکہ کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں؟ اگر ایسے میں حالات خراب ہوتے ہیں ملک کے تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ نہیں دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ مذاکرات تو ہمیشہ سیاست میں تو مذاکرات ہونے چاہیے. ہم سب لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے. وہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے, مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کوئی بھی NEHYZ کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے, لیکن ہم سب لڑائی تو سب ہمارا مقصد تو جمہوریت اور پاکستانی قوم کی خدمت ہے. اس میں تو یہ نہیں کہ مذاکرات تو ہر وقت ہر فورم پہ ہونے چاہیے اور بات آگے بڑھتی رہنی چاہیے. اگر معاملات فہم و تفہیم کے ساتھ ہو, حل ہونے چاہیے. مطلب ہم کو لڑائیوں سے, جھگڑوں سے, جنگوں سے تو معاملات کبھی حل نہیں ہوتے نا. آپ کو بیٹھنا چاہیے ٹیبل پہ اور بات کرنی چاہیے. تو حکومت وقت نے ہمیشہ سب نے کہا ہے کہ بھائی آئے بیٹھے. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے جب 2018 میں خان صاحب جب پرائم منسٹر پاکستان بنے تھے, تو شہباز صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آؤ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنے معاملہ پاکستان کے وہ مسائل جس سے کافی جب سے پاکستان بنا ہے ہم مسائل میں پس رہی ہے قوم, ہم اپنی ذاتی انا اور ضد پہ لڑائیاں لڑیں گے تو اس کا نقصان ہماری قوم کو, ہمارے ملک کو ہوگا, ہمارے آنے والی نسلوں کو ہوگا. تو اس کو تو ہمیں سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ضد کریں گے, ہٹ درمی سے کام لیں گے اور ہم اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے کہ میں بالکل غلط بھی ہوں اور اپنی بات پہ بھی ڈٹا رہا ہوں, تو یہ طریقہ کار ایک پولیٹیکل پارٹیوں میں یہ اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہوتا کبھی بھی. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات اور بیک ڈور پالیسی کے لوگوں کو ساتھ بات ہونی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ رابطے رہنے چاہیے اور آگے بات بڑھنی چاہیے. اس کو ہمیں مطلب انتشار پھیلا کر ہم نے کوئی نکالنا تو نہیں ہے کچھ, یا کچھ ہم نے کوئی اور کوئی چیز حاصل کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بالکل معاملات چلنے چاہیے, بات ہونی چاہیے, ہر لمحے میں ہونی چاہیے, ہر وقت ہونی چاہیے. اسی میں ہماری علی اکبر صاحب, مذاکرات کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جو اتحادی جماعتیں ہیں, کیا وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت مذاکرات کے صورت میں موجود ہوں گی, مذاکرات میں ساتھ دیں گی؟ کیونکہ ماضی میں بھی ایسے کچھ مثالیں ملتی ہیں جب حکومت مشکلات کا شکار تھی پی ٹی آئی کے دھرنے کی وجہ سے, تو اتحادی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہماری اتحادی جماعتیں ہیں جو ہماری بالکل لازم بات ہے کہ ان کی لیڈرشپ آن بورڈ ہوگی, اور ہمیں اس پہ تو کبھی بھی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اس بات سے بھاگے کہ جی ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے, ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. تو سارے الحمدللہ ایک میچور سمجھدار جنہوں نے پوری زندگیاں اپنی پارٹیوں کو دی ہیں اس پاکستان کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے اور قوم کی عوام کی حاکمیت کے لیے, سب نے قربانیاں دی ہیں. پیپلز پارٹی کی اپنی تاریخ ہے, مسلم لیگ نون کی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, باقی ہمارے سب لوگوں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا. تو ایسا کوئی نہیں, سب کو آن بورڈ لے کر ہی معاملات چلیں گے انشاءاللہ, اور ہم آن بورڈ لے کر چلنا ہے. اسی میں ہمارا میرا خیال ہے کہ سب کی بہتری ہے, اس ملک کی اور قوم کی بہتری ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. علی اکبر صاحب, جو پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبات دیے گئے ہیں احتجاج کو مؤخر کرنے کے لیے, اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رہائی جب تک نہیں بانی پی ٹی آئی کو دی جاتی ہے تب تک یہ دھرنا منسوخ نہیں کیا جائے گا. کیا اس حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اچھا میں ایسا تو ممکن نہیں ہے. دیکھیں ایسا کوئی دھمکیوں سے لگائیں گے ملک کو, آپ دھمکی دیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں تو ہم یہ سارا چیزیں مؤخر کریں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آپ دھمکیاں دینا, لڑائیاں کر کے اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم اداروں کے اوپر حملے کر کے لوگوں کی عزتوں کو اچھال کر گالم گلوچ کی سیاست کر کے اور پریشر میں لا کر لوگوں کو اداروں کو لائیں گے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. مطلب آج ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, سیاست کرتی ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہو, تو پھر اس کا بھی طریقہ کار ہے. ایسا کہیں گے کہ بانی کو چھوڑ دیں اور ہم بات کریں گے اور یہ کریں گے, اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی. اور ایسا کوئی نظر بھی نہیں آتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ ان کو کرے اور آپ کی شرطوں پہ لوگوں پر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, کچھ باتیں لو اور کچھ دو کی بات ہوتی ہے, کچھ قدم آپ کو بڑھنا ہے آگے, کچھ حکومت وقت کو آگے بڑھنا ہوتا ہے.
اگر آپ پہلے سے کنڈیشن لگا دیں گے, رستے بند کر دیں گے, نو ریٹرنیبل پوائنٹ پہ جائیں گے تو پھر چیزیں آگے نہیں بڑھتی ہیں. یعنی کہ آپ کی طرف سے حکومت بھرپور طریقے سے تیار ہے. جی سوری, میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی ہیں, ہمیں ضد سے کریں گے. یہ اس طرح ہر دربی سے تو اپنا ایک چھوٹا سا گھر نہیں چلتا, فیملی نہیں چلتی, اور ملک اور قوم میں چلانا تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ان کو سیکھ لینا چاہیے. ہم کوئی بات نہیں ہے کہ نیا کافی سارے 5-7 سال ہو گئے, 18 میں آئے تھے, کے پی کے میں کافی ابھی آگ لگی ہوئی ہے. وہاں پہ کیا حالات ہیں, وہاں پہ ان کو اپنے صوبے کی فکر, اپنی قوم کی فکر کرنی چاہیے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ علی اکبر صاحب ہم کل حکومت کی ریٹ کو قائم دیکھیں گے پورے ملک میں. آپ لوگ بھرپور طریقے سے احتجاج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بھرپور اتنا احتجاج کیا ہونا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ کو پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیں گے. جی یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو مسائل کا شکار کریں گے, اپنے ملک کے لیے پریشانیاں کھڑی کریں گے. اور یہ اس طرح کا میرا خیال ہے کہ ہماری پاکستانی قوم اتنی سمجھدار ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمارا نقصان اور فائدہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, جو اگر کچھ نہ سمجھ لوگ ہیں جو باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ لوگوں کی جذباتی ہو کر کچھ فیصلے کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تو حکومت کو تو اپنے لازمی بات ہے کہ اپنے چیزوں کو سنبھالنا ہے. ہم کسی کو ایسا تو نہیں کہ لوگ آئیں اور پورے سسٹم کو ڈیٹیل کرنے کی کوشش کریں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. حکومت نے تو اپنی تیاری لازمی بات ہے, حالات جیسے بھی ہوں, جس طرح کے بھی ہوں, انہوں نے اپنا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے قانون اور آئین کی رٹ کو قائم کرنا ہے. قانون کے مطابق جو کسی کا حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے. اگر کوئی قانون کو توڑے گا, اس کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا, تو پھر اس سے لازمی بات ہے قانون حرکت میں ضرور آئے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب, رہنما مسلم لیگ نون, ساتھ ہی ساتھ رہنما پیپلز پارٹی شاہدہ رحمانی اور رہنما تحریک انصاف نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. تینوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ, تینوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, 24 نومبر میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو لاسٹ کال دیا گیا تھا جو کل ہونے والا دھرنا ہے. لاسٹ کال سے مراد کیا ہے یہ تو کل ہی پتہ چلے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ماضی میں بھی ایسے بہت سارے دھرنوں کی اور جلسوں کی کالز دی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے بھی بھرپور قسم کی تیاری کر لی گئی ہے اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے. سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ حکومت بھی تیار ہے. جتنے بھی مقامات پر یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا, سندھ حکومت بھرپور طریقے سے تیار ہے. اور اگر مذاکرات کے حوالے سے بات کریں تو بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں. اب کل کے دن میں حکومتی جو جتنا بھی وفد ہے وہ کس فیصلے پہ پہنچتا ہے, کس نتائج پہ پہنچتا ہے, یہ کل ہی پتہ چلے گا. اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.